माधवपुर नामक गांव में एक गरीब ग्वाला रहता है। उसके पास एक गाय है जिसका नाम है गौरी। हे गौरी मैया, मुझे आशीर्वाद दो। बेटा, तुम रोज स्कूल जाने से पहले गौरी का आशीर्वाद क्यों लेते हो? पिताजी, क्योंकि हमारी टीचर ने हमें सिखाया है कि गाय हमारी माँ समान होती है। और आप ही बताइए पिताजी, मैं अपनी माँ का आशीर्वाद क्यों ना लूं? नहीं नहीं सुदामा, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बिल्कुल सही चीज सिखाया है। और वैसे भी गाय हमारी माँ समान होती है, तभी तो हमें किसी दिन भूखा पेट सोने नहीं देती। भूखा पेट सोने नहीं देती? वो कैसे पिताजी? कुछ नहीं बेटा, तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब फटाफट स्कूल की ओर चलना है या फिर यहीं गौरी के बारे में विचार करते रहना है? नहीं नहीं पिताजी, अब जल्दी से मुझे स्कूल पहुंचा दीजिए। सोमनाथ अपनी स्कूटर पर दूध का केन लेकर सुदामा को उसके स्कूल पहुंचाता है और वापस लौटते समय मुखिया के पास दूध पहुंचाते हुए घर आता है। मुखिया जी, ये लीजिए, आपके लिए ये 3 लीटर दूध। मुखिया अंदर से हाथ में पतीला लिए बाहर आता है। लाओ भाई सोमनाथ, और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं मुखिया जी, सब आपकी कृपा से ठीक ही चल रहा है। मेरा तो हर रोज की तरह अपना दिनचर्या चल ही रहा है। हाँ हाँ, चलो अब जल्दी से जाओ, मुझे और भी बहुत से काम है। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। मुखिया बाहर से जितना अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसके अंदर उतना ही छल कपट होता है। पता नहीं इन गरीबों से कुछ बातें कर लो, सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं, भिखारी कहीं के। जितने कुविचारों वाला मुखिया था, उसका बेटा केशव काफी साफ दिल का था। स्कूल छुट्टी होते ही केशव और सुदामा आपस में बात करते हैं। वो दोनों काफी अच्छे मित्र हैं। भाई सुदामा, बहुत तेज भूख लगी है यार, कुछ खाने चलते हैं ना? सुदामा के पास पैसे नहीं होने की वजह से वह मना कर देता है। नहीं नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी अगर मैं यहाँ से गया तो पिताजी मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। केशव समझ जाता है कि सुदामा के पास पैसे न होने की वजह से वह बहाने बना रहा है। वैसे केशव, आज तक तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। भाई सुदामा, मुझे आज तक खुद ही पता नहीं चला कि पिताजी का किस चीज का व्यवसाय है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या? हाँ, कभी पूछता हूँ तो हर बार कुछ न कुछ कहकर मेरी बात टाल देते हैं। भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिताजी काफी बड़े जमींदार होंगे। पता नहीं यार, अब जो भी हो। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, तुम अपने पिताजी के साथ आना, ठीक है? अरे तुम भी चलो ना साथ में। मैं चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। तभी सुदामा के पिताजी सोमनाथ अपनी स्कूटर लेकर सुदामा को लेने आते हैं। घर जाते हुए सुदामा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, क्या एक अमीर और एक गरीब इंसान दोस्त हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, और दोस्ती में अमीरी और गरीबी थोड़ी देखी जाती है। पर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पूछ लिया। दोनों बात करते करते घर पहुंचते हैं। दूसरे दिन बेटा सुदामा, उठ जा, 6 बज गए, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? सुदामा तुरंत उठ जाता है। जाना है माँ, बस अभी आया। सुदामा फटाफट तैयार हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी से मुझे मेरी टिफिन दे दो। ये लो बेटा तुम्हारा टिफिन, और सारा टिफिन खत्म करके आना। हाँ माँ, मैं सारी रोटियां खत्म करूँगा। मुझे पता है कि हमें अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप यही बोलने वाली है ना? चलो मैं चलता हूँ। सुदामा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है।
आज स्कूल जाते हुए सुदामा की नज़र मंदिर के पास एक गाय पर पड़ती है जो काफी भूखी लग रही है। वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपको घर पर काफी काम होता है ना, तो आज से आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं घर खुद चला जाऊंगा। क्या? पर तुम अकेले कैसे आओगे सुदामा? पिताजी, मैं अब 10th क्लास में आ गया हूँ। मैं अब बच्चा थोड़ी रह गया हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी। सुदामा स्कूटर से उतरकर स्कूल की ओर जाता है। लंच के समय केशव और सुदामा आपस में बात करते हुए, अरे सुदामा, ये टिफिन में 2 रोटियां किसके लिए छोड़ गए भाई? आज स्कूल छुट्टी होने के बाद बताऊंगा कि मैंने ये 2 रोटियां किसके लिए रखा है। स्कूल छुट्टी होने के बाद सुदामा को पैदल घर जाते देख केशव कहता है, कल की तरह आज भी मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। अच्छा, चलो अब चलते हैं। दोनों वापस घर की ओर चलते हैं। तभी मंदिर के सामने रुककर सुदामा उस भूखी गाय की ओर बड़े ही विनम्रता से देखता है। अरे सुदामा, आज यहाँ मंदिर के पास क्यों रुक गए? अरे भाई, तुम चलो तो सही मंदिर के पास। दोनों मंदिर के पास खड़े उस गाय के सामने जाते हैं और सुदामा अपने टिफिन से 2 रोटियां निकालकर उस गाय को खिलाता है। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम ये 2 रोटियां किसके लिए रखे थे। हाँ, अब मैं कल से रोज इसे 2 रोटियां खिलाऊंगा। अरे यार, इन 2 रोटियों से इस बेचारी गाय का क्या होगा? जरा देखो तो कितनी भूखी है। हाँ, वो तो है। अच्छा चल, कल से मैं भी 2 रोटियां ले आऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। उस 2 रोटियां से तो गाय का पेट भले ही ना भरा हो, लेकिन मन में संतुष्टि साफ झलक रहा था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एक दिन की बात है। अरे सुदामा, वह गाय कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ केशव, पता नहीं कहाँ गई। अरे वहाँ देखो, पंडित जी नजर आ रहे हैं। चलो उनसे जाकर पूछते हैं। हाँ चलो। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी, यहाँ एक गाय रहती थी, वह कहीं नजर नहीं आ रही है। पता नहीं बेटा, मैंने भी आज सुबह से नहीं देखा है। आज मैं यह रोटियां किसे खिलाऊंगा? यह कहकर सुदामा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी केशव उससे कहता है, कोई बात नहीं यार सुदामा, तुम निराश मत हो। हाँ बेटा, तुम किसी और गाय को खिला दो। हाँ, पंडित जी सही कह रहे हैं। तभी एक दूसरी गाय वहां आती है और सुदामा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हाँ देखो, तुम्हारे कहते ही दूसरी गाय भी आ गई। सुदामा उस गाय को रोटियां खिलाकर केशव से कहता है, केशव, ये जो इतनी सारी गायें भूखी रहती हैं, तो क्यों ना तुम अपने पिताजी से कहकर इन गायों के लिए एक गौशाला बनाने को कहो। ये तो काफी अच्छा आइडिया है यार सुदामा, तुमने ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताया? केशव घर जाते ही अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करना है केशव? पिताजी, वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सारी भूखी गायों के लिए। केशव इतना कहता ही है कि मुखिया घबराते हुए बोल पड़ता है, क्या? गायों के बारे में क्या बात करना है तुम्हें? वो सभी गायों के लिए एक गौशाला बनाया जाए। बेटा, तुम अभी काफी छोटे हो इन सभी चीजों के लिए। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ठीक है? यह कहकर मुखिया अपने बेटे को वापस भेज देता है। दूसरे दिन केशव और सुदामा आपस में बैठकर बातें करते हैं। अरे केशव,
क्या तुमने गौशाला के बारे में अपने पिताजी से बात किया? बात तो किया यार, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। कहते हैं कि तुम अभी बड़े हो जाओ। सुदामा यह सुनकर हंसने लगता है। अरे भाई केशव, मैं भी अपने पिताजी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो वो भी मुझसे कहते हैं कि बड़े हो जाओ। अरे हम पूरे 15 साल के हैं और कितने बड़े हो जाएं। यार सुदामा, अब क्या बताऊं। अच्छा, अब मंदिर की ओर चलो। दोनों मंदिर के पास जाते हैं, पर वहां पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि आज दूसरी गाय भी वहां नहीं होती है। तभी दोनों कुछ ऐसा दृश्य देखते हैं मानो पैरों तले जमी खिसक गई। दूसरे दिन दोनों उसी ट्रक का पीछा करने लगते हैं। ये सारे गाय को लेकर आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ी जरूर लगती है। कहीं ये बीमार गायों को ट्रीटमेंट करने के लिए तो नहीं ले जा रहे? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे लगता है तुम्हें अपने पिताजी से ये सारी बातें बतानी चाहिए। यार बताऊंगा तो फिर कहेंगे कि बड़े हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो, मैं कल बताऊंगा कि क्या करना है। दूसरे दिन दोनों उसी ट्रक का पीछा करने लगते हैं। कुछ लोग मिलकर ट्रक को एक पुरानी हवेली में ले जाते हैं। सुदामा और केशव जैसे तैसे छुप छुपाकर हवेली के अंदर पहुंचते हैं। अरे यार सुदामा, यहाँ तो काफी सारी गाय और बकरियां हैं। पर ये इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां आता है और उसके बाद काले कंबल ओढ़े दूसरा आदमी भी वहां पहुंचता है। आज पूरी की पूरी 30 गायें और 20 बकरियां हैं। बताओ फिर कितनी कीमत दूं? भाई कीमत तो पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। अरे मैं तो रोज का ग्राहक हूँ, थोड़ा तो हिसाब लगाओ सेठ। दूसरे दिन से स्कूल में गर्मी की छुट्टियां मिलती है। दोनों गांव के चौराहे पर मिलते हैं। भाई आज से हमें जानवरों की तस्करी करने वाले इंसान का पता करना है। उसके लिए हमें वापस उस हवेली में जाना होगा। फिर सोचना क्यों, चलो चलते हैं। केशव और सुदामा दोनों उस पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। तस्करी करने वाला आदमी फिर काली कंबल ओढ़े आता है। अरे ये इंसान है कौन? हमेशा मुंह छुपा कर आता है। इतने बुरे कर्म जो कर रहा है, मुंह तो छुपाना है ही। वैसे सुदामा, मुझे लगता है कि हमें थाने जाकर कंप्लेन करना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? पर भाई हमारी बात कोई मानेगा? हाँ वो भी है, बस इसीलिए तो मैं अपना कैमरा अपने साथ लाया हूँ, ताकि मैं इन सब का फोटो क्लिक कर सकूँ। जैसे ही केशव अपना कैमरा निकालकर फोटो क्लिक करता है, उसकी आवाज सभी लोगों को सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? अरे बेवकूफो, जल्दी से जाकर देखो वहाँ कौन है। कोई हमारी राज खोलने की कोशिश कर रहा है। दोनों वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सर, हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए बेटा? और इतने थके हुए कैसे हो तुम लोग? केशव थाने के बाहर कांस्टेबल को सारी बातें बताता है। अरे क्या बोल रहे हो भाई? तुम दोनों के पास क्या प्रूफ है इन सभी बातों का? मैंने उन सभी चीजों का फोटो क्लिक कर लिया है। आप ये कैमरा रख लीजिए और जब इंस्पेक्टर सर आए तो उनसे ये दे दीजिएगा। ठीक है, लाओ ये कैमरा मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा।
कांस्टेबल वो कैमरा लेकर रख लेता है और दूसरे दिन मुखिया के घर उससे मिलने जाता है। अरे मुखिया जी, आपका बेटा आज थाना आया था। वो आजकल हो रहे जानवरों की तस्करी के बारे में कंप्लेन करने के लिए आया था। अच्छा, थाने गया था। वैसे थाने किसके साथ गया था वो? पता नहीं, वो मुझे लगता है कि सोमनाथ का बेटा था। वो तो इंस्पेक्टर साहब नहीं थे, वरना केस में आपका बेटा बुरी तरह फंस जाता। अच्छा चलो, अब वो कैमरा मुझे दे दो। अब वो बदले में कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। बस बस समझ गया। बताओ इसके बदले में क्या चाहिए? कांस्टेबल लालच भरे मन से मुखिया की ओर देखता है। बस 10,000 रुपए दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये लो 10,000 रुपए, और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना कोई हमें देख ना ले। कांस्टेबल मुखिया को कैमरा देकर वहां से चला जाता है। तभी मुखिया गुस्से से केशव के पास जाता है और कैमरे को उसके पास फेंक देता है। क्या है ये सब? ज्यादा होशियारी सूझ रही है क्या तुम्हें? और हाँ, उस सुदामा के बच्चे को तो मैं कल से तुम्हारा इधर उधर घूमना बंद। पर पिताजी, मैं तो बस इस गांव में हो रहे तस्करी के बारे में बता रहा था। एक व्यापारी आता है और इस गांव के मासूम जानवरों को खरीद लेता है। फिर एक आदमी काले कंबल में अपना मुंह ढक कर आता है, जो इन सबको कंट्रोल करता है। बस उस इंसान का पता चल जाए। इतने में ही मुखिया गुस्से में बोलता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो चुपचाप, ठीक है? यह कहते ही मुखिया सीधा सोमनाथ के घर जाता है। अरे मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? कुछ काम होता तो मुझे कह देते, मैं खुद आपके पास आ जाता। देखो भाई सोमनाथ, अपने बेटे को थोड़ा समझा देना कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो क्या है ना, दोस्ती थोड़ी बराबरी में हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। कहाँ हम जैसे राजा भोज और तुम जैसे गंगू तेली। समझा देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। पर मुखिया जी, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? मुझे तो पता नहीं कि वो दोनों दोस्त है। और वैसे भी बस दोस्त ही तो है, इसमें अमीरी और गरीबी कैसी मुखिया जी? देखो सोमनाथ, मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। बस अपने बेटे को दूर रखो, और यह मैं तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए ही तो बोल रहा हूँ। सुदामा मेरे बेटे को लेकर थाने गया था, जानवरों के हो रहे तस्करी के बारे में कंप्लेंट करने के लिए। वो सब छोड़ो और जो कहा वो याद रखो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। तभी सोमनाथ और कल्याणी सुदामा के पास जाते हैं और बड़े ही प्यार से उससे पूछते हैं। बेटा, तुम क्यों गए थे थाना? और मुखिया जी किस जानवरों की तस्करी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ बेटा, क्यों गए थे तुम? सुदामा मायूस होकर उत्तर देता है। माँ पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को बुरा भला सुनना पड़ा। मैं कल से केशव से दोस्ती तोड़ दूंगा। नहीं नहीं बेटा, दोस्ती तो नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। दोस्ती तो दिल से निभाई जाती है ना। हाँ बेटा, और मुखिया जी किस तस्करी के बारे में बातें कर रहे थे? तुमने मुझे बताया नहीं। पिताजी, वो इस गांव के मासूम से। सुदामा अपने माँ पिताजी को सारी बातें बताता है। इतना सुनते ही सोमनाथ कहता है। बेटे, इन सबको सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सारे नेता, पुलिस वाले सब मिले हुए हैं। जब मुखिया जी मदद करने से घबरा रहे हैं, तो हमारी क्या औकात बेटा कि हम इन सभी चीजों को रोक सके? पिताजी, क्या आप लोगों को पता है कि मुखिया जी इन सब चीजों में क्यों नहीं पड़ना चाहते हैं? क्यों बेटा?
क्योंकि वह काले कंबल में लिपटा हुआ तस्करी करने वाला और कोई नहीं बल्कि मुखिया ही है। क्या क्या कहा तुमने? बेटा, तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर मुखिया जी को यह सब पता चल गया तो तमाशा हो जाएगा। तभी सोमनाथ कहता है, अगर सुदामा, तुम इतने डंके की चोट पर कैसे कह सकते हो कि इन सब का मेन आदमी मुखिया जी ही है? पिताजी, मैंने उस आदमी के पैरों में ठीक वैसा ही कटा हुआ निशान देखा था जैसे कि मुखिया जी के पैरों में था। दूसरे दिन सुदामा गांव के उसी चौराहे पर केशव का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद केशव वहां आता है। अरे सॉरी यार, आज तो बड़ी मुश्किल से पिताजी से बचकर भागा हूँ। और हाँ, आज कुछ भी हो जाए, हम उस काले कंबल वाले इंसान का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वह आदमी हमारे ही गांव का है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसे ही मुझे लगा। सुदामा को समझ नहीं आता है कि वह केशव को कैसे बताए कि उसके पिताजी ही जानवरों की तस्करी के मास्टरमाइंड है। अरे सुदामा, कहाँ खो गए भाई? अरे भाई जल्दी चलो, हमें पुरानी हवेली की ओर चलना है। भाई, मुझे लगता है कि हमें रहने देना चाहिए। जब किसी को कोई परवाह नहीं है तो हम ही चिंता क्यों करें? मुझे नहीं जाना भाई, चल अब घर चलते हैं। उस दिन दोनों मायूस होकर वापस घर आते हैं और केशव काफी सोच में डूब जाता है। अगर मैंने केशव को यह बात बताया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी और वह मुझ पर भरोसा भी नहीं करेगा। और अगर नहीं बताया तो इन व्यापारियों का अवैध रूपी व्यवसाय भी खत्म नहीं होगा। बेचारे मासूम जीव। तभी केशव की माँ उससे कहती है, क्या सोच रहे हो बेटा? काफी रात हो चुकी है, सो जाओ। माँ, अगर हमारी गौरी को कोई चुरा ले जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक यही तो हमारा सहारा है बेटा, वरना हमें हमारा खाली पेट कहाँ जीने देगा। माँ, फिर हमारी तरह भी तो उनमें से किसी गाय का कोई होगा जिसकी जान उस एक गाय पर टिकी होगी। वह कैसे जिंदा होगा? क्या करे बेटा, इस छल कपट और बेरहम दुनिया में हम बोलने वाले इंसान के तो दुश्मन हैं। फिर उन बेजुबान के कैसे नहीं होंगे? वो तो किसी से अपना दुख भी नहीं बता सकते। माँ, कल मैं केशव को सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम्हें जैसे ठीक लगे बेटा। दूसरे दिन जब सुदामा केशव से मिलता है, सुदामा उससे कहता है, केशव, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। कैसा सच सुदामा? वो जानवरों की तस्करी के पीछे तुम्हारे पिताजी का हाथ है। क्या यार सुदामा, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ केशव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उस कंबल ढके इंसान के पैर और तुम्हारे पिताजी के पैर पर एक जैसे निशान थे। मैं नहीं मानता। तुम मेरे पिताजी पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? आज से हमारी दोस्ती खत्म। इतना बोलते ही केशव वहां से उठकर चला जाता है और अपने पिताजी से जाकर सारी बातें बताता है। अब आप ही बताइए पिताजी, क्या आपका इन सब के पीछे हाथ है? अरे नहीं नहीं बेटा, वो सुदामा तुमसे पक्का झूठ बोल रहा होगा। दूसरे दिन हवेली पर सुदामा अकेले जाता है। तभी व्यापारी और मुखिया दोनों उसे देख लेते हैं और सुदामा को किडनैप कर लेते हैं। इन सभी जानवरों के साथ साथ इसे भी ले जाना, तभी मेरा सर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। गांव का मुखिया होकर आप ऐसा काम करते हैं? आपको शर्म आना चाहिए। अरे 2 कौड़ी का दूध वाले का बेटा होकर मुझे ज्ञान दे रहा है। 2 कौड़ी का इंसान मैं हूँ या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन आपकी हरकत 2 कौड़ी के लायक भी नहीं है। अरे इसका मुंह बंद करो कोई।
मुझसे सुना नहीं जा रहा। सच हमेशा कड़वा होता है मुखिया जी। इतना कहते ही सुदामा के मुंह पर पट्टी बांध दिया जाता है। दूसरे दिन सुदामा के न आने पर केशव काफी परेशान हो जाता है। आज सुदामा नहीं आया। कल की मेरी उन बातों से कहीं वह नाराज ना हो गया हो। लगता है मुझे उसका घर जाना चाहिए। केशव सुदामा का घर जाता है और उसके माता पिता से कहता है, काकी, सुदामा कहीं नजर नहीं आ रहा है, उसे बुला दीजिए ना। बेटा, पता नहीं वह कल से लापता है। कुछ अता पता ही नहीं है उसका तो। हाँ बेटा, पता नहीं कोई हमारे घर के बाहर चिट्ठी दे गया है कि अब सुदामा कभी घर नहीं आ पाएगा। आप हिम्मत रखिए काका काकी। आप लोग पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते? कैसे जाऊं बेटा? अगर थाने गया तो वो लोग उसकी लाश घर भेज देंगे। इससे अच्छा होगा कि कहीं मेरा सुदामा जिंदा तो रहेगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मेरे दोस्त को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं बेटा, हम लोग जाएंगे तुम्हारे पिताजी के पास और गिड़गिड़ाएंगे। उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे ताकि वो हमारे सुदामा को छोड़ दे। तीनों मुखिया के घर चले जाते हैं और सोमनाथ और उसकी पत्नी मुखिया का पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। मुखिया जी, मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। आगे से उससे ऐसी गलती नहीं होगी मुखिया जी। मैं आपसे वादा करता हूँ। वो तो एक छोटा सा बच्चा है मुखिया जी, उसकी क्या गलती है? अरे, उसे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकते। मुझे दो कौड़ी का इंसान बोलता है। उसे अगर छोड़ दिया तो मेरे जानवरों की अवैध तस्करी बंद हो जाएगी। मुखिया जी, हम इस गांव से काफी दूर चले जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए मुखिया जी। अरे, कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो उसे शहर के व्यापारी जानवरों की तरह मजदूरी कराएंगे, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। मुझे तो उसकी अच्छी खासी रकम मिल चुकी है और अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। केशव सारी घटना को रिकॉर्ड करता है और सारे गांव वालों को मुखिया की सच्चाई दिखाना चाहता है। बस अब पिताजी घर से बाहर चले जाए ताकि यह वीडियो सारे गांव वालों के सामने आ जाए। लेकिन मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। माँ भी बचपन में छोड़ गई, अब पिताजी भी। लेकिन उन मासूम जानवरों के लिए और मेरे दोस्त सुदामा के लिए तो करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी। केशव तुरंत अपना कैमरा लेकर थाना पहुंचता है। आज केशव को फिर से कांस्टेबल मिलता है। अरे केशव बेटा, आज क्या हुआ? इंस्पेक्टर सर से मिलना है? हाँ अंकल, मुझे इंस्पेक्टर सर से मिलना है। अरे, आज फिर से तुम्हें कुछ सबूत देना है क्या उन्हें? हाँ, देना तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज आज उन्हें ही देकर जाऊं। अरे मुझे दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा ना। अच्छा अंकल, आप उन तक नहीं, मेरे पिताजी तक पहुँचा देंगे और 10,000 रुपए फिर से लपेट लेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? देखो, ये सब बातें अंदर इंस्पेक्टर सर को मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ हाँ, चलिए अब मुझे जाने दीजिए। बाप रे, आज तो बच गया। आजकल के बच्चे पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं। केशव अंदर जाता है और इंस्पेक्टर से मिलता है। अरे आओ बेटा, कहो क्या चाहिए? सर, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको कुछ बताने आया हूँ। हाँ बताओ, क्या बताना है? वो हमारे गांव के बहुत से मासूम जानवरों को और मेरे दोस्त सुदामा को। क्या? इतना कोई कैसे गिर सकता है? जनता मुखिया को भलाई के लिए चुनती है, पर यहाँ तो मुखिया ही गांव वाले से धोखा कर रहे हैं। पर बेटा, इसमें तुम्हारी पिताजी को जेल भी हो सकती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर,
कल को अगर वो मुझे भी बेच दे तो इसकी क्या गारंटी है। और बस मेरा दोस्त सुदामा मेरे पास आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, हम इस पर एक्शन लेते हैं। इसे करने में कुछ दिन का वक्त लगेगा, थोड़े सबूत जुटाना है और फिर। इंस्पेक्टर इतना कहता ही है कि तभी केशव बोलता है। सर, सबूत है मेरे पास, मैंने सारा सबूत इकट्ठा कर लिया है, ये लीजिए। तभी केशव कैमरा और एक कैमरे की रील जिसमें पहले की खींची हुई तस्वीरें थी वो इंस्पेक्टर को दे देता है। अरे, इसे तो मैंने मुखिया जी को दे दिया था, फिर यह कैमरा इसे कहाँ से मिली? बड़ा चालाक बच्चा है। जितना बेवकूफ मुखिया जी, उतना चालाक उनका बेटा। क्या अंकल, कैमरा देने से पहले उसमें रील तो चेक करना चाहिए था ना आपको। अरे, यह तो मैं भूल ही गया था। अच्छा, चिंता मत कीजिए, उसमें आपकी रिश्वत वाली फोटो भी है। क्या? अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था। उसी समय इंस्पेक्टर बाहर आता है और कांस्टेबल से कहता है। जल्दी चलो, अभी अभी खबर मिली है कि एक ट्रक में 15 गायें और 25 बकरियों का 12 बजे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। उसमें एक बच्चा भी है। हमें 12 बजे से पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। पुलिस उस पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं। पुलिस और उनकी टीम सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और सुदामा को बचा लेती है। भाई केशव, आज तो तुमने मुझे बचा लिया। यार, पता नहीं मैं जिंदा बच भी पाता या नहीं। अरे भाई, मेरे रहते तुझे कैसे कुछ हो जाएगा। हाँ भाई, सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अरे वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल से हमारी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएगी। इस तरह से दोनों भाई बन चुके थे। दोनों साथ रहते, साथ स्कूल जाते और हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। ये थी केशव और सुदामा की दोस्ती।